नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं थोड़ी तकनीकी बाधा के बाद, उसे हल करने के बाद संजय दीक्षित जी जुड़ गए हैं जयपुर से, जयपुर डायलॉग्स के चेयरमैन। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्ते और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। संजय जी, आज 2-3 विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर कांग्रेस के साथ हैं या ममता बनर्जी के साथ हैं? क्योंकि जो लुटियन मीडिया है और जो मीडिया का एक पार्ट है, वो कन्हैया कुमार से लेकर के जिग्नेश मेवाणी तक की कांग्रेस में भर्ती का श्रेय प्रशांत किशोर की सलाह को दे रहा था। इसके अलावा पंजाब में जो कुछ हुआ है, उसके पीछे भी प्रशांत किशोर की सलाहों को श्रेय दिया जा रहा था। लेकिन आज उनका जो बयान आया है और उसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, इससे तो ऐसा लगता है कि वो जो ममता बनर्जी ने सुबह अपने मुखपत्र जागो बांग्ला में लिखा है, बिल्कुल उसी को अंडरलाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो लोगों की अपेक्षाएं पूरी करने में नाकाम रही है और अब पूरा देश जो है वो टीएमसी की तरफ देख रहा है। यानी वो केंद्र में खुद को रख कर के और कांग्रेस के तमाम प्रयासों को रिजेक्ट कर रही है या दावेदारी को भी रिजेक्ट कर रही है 2024 को लेकर के। तो प्रशांत किशोर ने जो कहा कि जो लोग या पार्टियां ये सोच रही हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सहारे विपक्ष की तुरंत वापसी होगी, वे गलतफहमी में हैं। उनको निराशा ही हाथ लगेगी। दुर्भाग्य से ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जड़ों और उनकी संगठनात्मक संरचना में बड़ी कमियां हैं। फिलहाल इस समस्या को का कोई समाधान भी नहीं है। तो प्रशांत किशोर तो पूरी तरीके से ममता बनर्जी के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। ये इसमें 2 चीज़ें मुझे दिखती हैं कि पहली चीज़ जो है वो मुझे लगता है वो और भी अधिक महत्वपूर्ण है और वो है कि लुटियंस मीडिया को कुछ पता नहीं होता है बिल्कुल। और वो कद्दू में तीर मारती रहती है और उसका कोई परिणाम निकलता नहीं है। वो यूं ही जो है वो अ, पतंगबाजी करते रहते हैं इधर-उधर और कुछ आइडिया इनको नहीं होता। आप मैं इसका सबसे उत्तम उदाहरण देखता हूँ जो इनके दरबारी पत्रकार हैं। जैसे हमारे यहाँ एक पत्र निकलता है राष्ट्रदूत में, कई बार आपसे उसकी चर्चा करता रहता हूँ, उसमें रेणु मित्तल जी लिखती हैं। वो जी। रेणु मित्तल जी का आप देख लीजिए, मतलब इतना उत्साह से भरा हुआ था। अब कोई भी ऐसा पत्रकार जो उत्तर प्रदेश के और इस पूरा का पूरा ये लखीमपुर का थोड़ा भी कुछ जानता हो, वो इस तरह की बात नहीं करेगा। और मुझे लगता है दूसरी बात, पहली बात तो मैंने ये कही कि लुटियंस मीडिया को कुछ पता नहीं होता है। और दूसरी बात मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जब इनका ये पूरा का पूरा लखीमपुर प्रकरण देखा तो प्रशांत किशोर ने अपना सर पीट लिया होगा। क्योंकि प्रशांत किशोर, क्योंकि मुझे जो बाकी सब ठीक है, जो भी वो करते हैं प्रोफेशनल, लेकिन मुझे लगता है कि उनको राजनीति की समझ है। तो उन्होंने अपना सर पीट लिया होगा क्योंकि उनकी ये समझ में नहीं आया होगा कि ये जो कांग्रेस जो कर रही है लखीमपुर खीरी में, तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है या उत्तर प्रदेश में पंजाब का चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है। एग्जैक्टली। अब मैं, चूँकि मेरा गृह जिला है लखीमपुर, मैं जानता हूँ लखीमपुर की जी जी। परिस्थितियाँ अच्छी तरह से। और मुझे ये भी पता है कि गत कई वर्षों से ये जो पूरा का पूरा यहाँ का जो लोग इस तेजिंदर सिंह विर्क के पीछे-पीछे जो आए थे उस क्षेत्र में, वो पिछले कई वर्ष से बीजेपी के साथ तो है नहीं और काफ़ी दिनों से वो अजय मिश्रा को तंग कर रहे थे। और जो आपने सुना होगा जिस बयान की बात की जा रही है, वो बयान भी पूरा का पूरा दिखाया नहीं जा रहा है। वो बयान असलियत में ये था कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो जो वहाँ पे जो लड़का था,
जो वहाँ सबसे आगे था, वो कुछ दिनों पहले पुलिस के चक्कर में फंसा हुआ था, किसी लड़की को भगाने के चक्कर में। जी, और जी। उसने उस समय उसके पिता ने अजय मिश्रा से मदद मांगी थी, अजय मिश्रा जी ने उसकी मदद की थी। तो वो इसको बता रहे थे कि मुझे पता है तुम कौन हो और कुछ दिन पहले तुम्हारी क्या स्थिति थी, तुम क्या कर रहे थे, और मैं सब तुम्हारी अच्छी तरह से सब जानता हूँ। अच्छा, वो जो है वहाँ के बड़े भारी कब्ज़ाखोर भी हैं, वहाँ कब्ज़े की राजनीति चलती है, विशेषकर ये सिख ग्रुप्स में। जो बताया कि वो तराई का क्षेत्र है, 2 बहुत विशालकाय नदियाँ हैं, बिल्कुल। शारदा और घाघरा। पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र जहाँ सब ये हो रहा है, ये शारदा और घाघरा के बीच का क्षेत्र है। तो सीलिंग का मखौल उड़ाते हुए बहुत लंबे समय से कार्य चल रहे हैं। वहाँ पर ये हाल है कि लोगों ने 12.5 एकड़ की सीलिंग के बजाय 100-100 एकड़, 200-200 एकड़, 300-300 एकड़ के फार्म बना रखे हैं। और वो ज़मीनें जो हैं, जूता सिंह, चप्पल सिंह, छछूंदर सिंह, कुत्ता सिंह, इन सब के नाम पे ज़मीनें रखी हुई हैं। जी, जी। तो ये अब आप चोरी भी करें और सीना-जोरी भी करें, ये तो चलेगी नहीं। तो यही वो वहाँ पे कह रहे थे, जिसको लेकर खालिस्तानियों ने पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा। और अब तो आपने देखा होगा, न्यूज़ 18 में ले भी आया कि किस तरह से एक खालिस्तानियों का ग्रुप ललकार करके बनाया गया और उसमें लोगों का आह्वान किया गया। मैंने अब पता कर लिया, क्योंकि मेरा वही क्षेत्र है। मेरे यहाँ से 25-30 बच्चे गए हुए थे वहाँ पे, उस फंक्शन में जो दंगल होता है। जी, जी। और वहाँ पे जो निघासन तहसील है, वहाँ का एक भी लोकल उसमें सम्मिलित नहीं था। एक भी लोकल सिख उसमें सम्मिलित नहीं था। पहले तो मैं ये कहता रहा था कि 90% बाहर के लोग थे, लेकिन हुँ, अब हुँ, यह हुँ। सामने आ रहा है कि लगभग 100% लोग वहाँ बाहर के ही आए हुए थे। और उनको बहराइच ज़िले से, पीलीभीत ज़िले से, शाहजहानपुर ज़िले से और यहाँ तक कि उत्तराखंड से, इनको सबको एकत्रित किया गया था। तो ये तो एक बाहरी हमला था लखीमपुर ज़िले के ऊपर। और कुछ शरारती तत्व, एक यहाँ पर पलिया कला करके है, जो दुधवा नेशनल पार्क है, उसके जस्ट बाहर है। ज़मीनों के कब्जे खूब इन्होंने, जंगलात की ज़मीनों पे भी खूब कब्जे कर रखे हैं। तो ये तो एक अपराधियों का और बाहरी तत्वों का गठजोड़ था, जी। जिसमें एक ड्राइवर की गलती से, और गलती भी तो क्या, वो गलती उसकी हुई, उनको भेजा गया था देखने के लिए कि भाई आप जाके देखो उधर और बताओ हमको, तो फिर हम आगे चलें। जो उनको रिसीव करने वाली पार्टी, उसको भेजें। तो उसके ऊपर हमला हुआ, उसकी विंड स्क्रीन टूट गई। उस अब ये नहीं पता कि अब तो जो गाड़ी चला रहे थे दोनों, जिनके ऊपर मर्डर के चार्ज हैं, वो दोनों तो मार दिए गए। जी, जी। और बगैर मतलब का पूरा हल्ला हो रहा है वहाँ पे। तो विशेष बात ये है कि बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर के संदर्भ में और कांग्रेस के संदर्भ में, कि कांग्रेस को यह नहीं पता है कि कांग्रेस अभी तक रणनीति बना रही थी कि वो जो 80 के दशक से पहले, इसकी पिछली सरकार जो थी, वो सन 85 में आई थी, सन 84 में जो चुनाव हुए थे, उसके बाद में 89 के बाद इनकी वहाँ सरकार नहीं बनी। 89 के बाद से इनकी सरकार नहीं। तो उस समय जो इनका सोशल बेस हुआ करता था, वो होता था ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपके ब्राह्मण और दलित इनके पास से खिसके, और ब्राह्मण इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं खिसके। सबसे पहले तो मायावती आई, तो दलित इनके सब पास से खिसके। DS4 जैसे के जैसे बाद बीएसपी इनकी बनी। स्थिति कमज़ोर होती गई, बाकी भी इनके साथ खिसक गए। जब ये ज़्यादा बाबरी मस्जिद कांड में जब इनकी भूमिका अस्पष्ट होने लगी, तो ब्राह्मण भी इनके पास से खिसक गए। और जब मुसलमानों ने देखा कि ब्राह्मण भी नहीं रहे और ये भी नहीं रहे, और उसके बाद फिर वो भी खिसक लिए।
तो इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, पुराने लोग कुछ बचे हुए था। अब जो इनकी रिवाइवल स्ट्रैटेजी थी, वो प्रशांत किशोर ने जो इनको बताई थी, पहले भी बताई थी कि भाई आप जो है अपने वो पुराने बेस पे जाने का प्रयास करें। और पुराने बेस पे जाने के लिए जो सबसे क्रिटिकल है, देखिए ये मायावती भी जानती हैं, ये समाजवादी भी जानते हैं, और यह कांग्रेस को भी पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता वो जानते हैं, लेकिन जहाँ ब्राह्मण जाएगा वहाँ मुसलमान पीछे पीछे जाता है, क्योंकि फिर उसको लगता है कि साहब कि हमारे भी वोट की जो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, तो हम अपना वोट जाया नहीं करें, उसको व्यर्थ नहीं गंवाएं, और जिसके पास संख्या हो उसी के पास जाएं। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि मायावती ने डायरेक्ट मुसलमानों को लुभाने के बजाय उन्होंने ब्राह्मणों पर डोरने डालने शुरू किए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनको पता था कि यदि यह एक परसेप्शन चला गया कि हमने ब्राह्मणों को वापस खींच लिया है, जैसे इन्होंने 2007 में किया था, तो मुसलमान भी हमारे पास आ जाएगा। सही। और आपने देखा होगा कि जिस पार्टी का कुछ नहीं है वो बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रही है। किसके भरोसे? कि किसानों के भरोसे। किसान कौन? वो सारे के सारे जिनको ये किसान कह रहे हैं ना, वो उत्तर प्रदेश में उनको जमींदार माना जाता है, जो जमीनों पे कब्जे करते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सारे करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सिख जो हैं वो मैं जानता हूँ, क्योंकि हमारी स्वयं की ज़मीन जब साझे में दिया जाया करती थी, तो एक सिख थे वो लेते थे उसको, उन्होंने जब बहुत मेहनत करते थे, तो बहुत छोटे किसान हैं जिन्होंने लोगों से बटाई पे ज़मीनें ले लेके बहुत मेहनत कर करके अपना फिर स्वयं ज़मीनें खरीदी, और फिर आगे चल के फिर उन्होंने अपनी स्वयं खेती आरंभ की। लेकिन जो परसेप्शन है वो ये है कि ये बड़े ज़मींदार हैं, कब्जे करते हैं और मजदूरों का शोषण करते हैं, और वही चीज़ें जो आप पंजाब में देखते हैं उसी तरह के इनके ऊपर इनका ये परसेप्शन है। अब कोई भी पार्टी यहाँ पर ब्राह्मणों की लिंचिंग हुई है, जो वहाँ पर अजय मिश्रा, वो वहाँ का एक प्रमुख ब्राह्मण नेता है। पूरी की पूरी जनता जो है वो सब समझ रही है कि ये बाहरी आक्रमण था। जी, जी। और यद्यपि जो भी जनहानि हुई उसको कोई भी अच्छा नहीं मानता, लेकिन इस प्रकार से, जिस प्रकार से इसको रंग दिया गया, पूरी जनता इस समय इन बाहरी तत्वों के विरुद्ध खड़ी हुई है। और यह जो फीलिंग है ये उस पूरे क्षेत्र में, पूरे अवध के क्षेत्र में, उससे आसपास लगते हुए क्षेत्र में लगातार फैलती हुई जा रही है। मतलब ये स्थिति बनती जा रही है जहाँ पर एक तरफ तो ये आपके जो आक्रमणकारी तत्व है ये हैं, और दूसरी तरफ पूरी जनता। और ऐसे में हमारे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी किसको लाते हैं? बाहर से सिद्धू आता है, तो बाहर से बघेल आता है, बाहर से सचिन पायलट लाए जाते हैं, तो बाहर से पता नहीं कौन कौन लाए जाते हैं। मैंने एक लोकल नेता को नहीं जाते देखा। आपने किसी को देखा हो कि उत्तर प्रदेश का कोई नेता गया हो इनके साथ में, तो आप मुझे कृपया बता दें। चन्नी को देख लिया मैंने, बघेल को देख लिया मैंने, बाद में सड़क मार्ग से पायलट भी रवाना हो गए, सड़क मार्ग से बाद में सिद्धू अपने सारे लोगों के पास तो नहीं जा पाए और लोगों को लेकर रवाना हो गए। तो ये किसका चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ पर? निश्चित रूप से प्रशांत किशोर ने देखा होगा, उस अपना माथा पीट लिया होगा उनका कि बताइए, ये ब्राह्मणों के वोट लेना चाहते हैं और यहाँ जाकर राजनीति कर रहे हैं। आपने ऐसा नहीं, अखिलेश भी गए वहाँ पर, लेकिन फॉर्मेलिटी के तौर पर। बिल्कुल, मायावती नहीं गई। मायावती तो गई भी नहीं। मायावती ने बस जो एक
औपचारिक जो छोटी बहुत 2-4 स्टेटमेंट होते हैं, उसके अलावा मायावती ने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो राजनीति समझती है। सही है। आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, और जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावशाली वर्ग है, आप उसको अनुचित रूप से, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अनुचित रूप से उसको आप कटघरे में खड़े कर रहे हैं, और ऐसे लोगों के साथ जा रहे हैं जो वहां उस क्षेत्र में आक्रमणकारी हैं, और वहां जाते भी हैं आप, तो आप चुनिंदा लोगों से मिलते हैं, उनको 50-50 लाख रुपए देते हैं छत्तीसगढ़ और पंजाब सरकार की ओर से। ये उनका अधिकार क्षेत्र नहीं है। यदि इस पे पंजाब और छत्तीसगढ़ वाले न्यायालय में चले जाएं, तो उनको निश्चित रूप से कोर्ट से रिलीफ मिलेगी कि वे वहां का पैसा जो है राजनीति करने के लिए दूसरे क्षेत्रों में नहीं लगा सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो प्रशांत किशोर अपना माथा पीट रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि इनको कुछ पता नहीं। स्ट्रक्चरल, उन्होंने क्या कहा कि आपका स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन जो है इस प्रकार का नहीं है कि आप वहां कुछ कर सकें, और इस लखीमपुर कांड से आपका कुछ नहीं होगा, यही कहा ना। तो इसलिए कहा कि उसको भी दिख गया कि ये सब तो इन्होंने कर लिया, कोई इनका आदमी जो है वो साथ में नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रमोद तिवारी भी नहीं गए। आप ये देखिए कि प्रमोद तिवारी भी इनके साथ नहीं गए। प्रमोद तिवारी पता है, उनको भी चुनाव लड़ना है, उनके पास तो फिर भी एक सीट है अभी। प्रमोद तिवारी की बेटी जो है अभी जीती हुई है प्रतापगढ़ से, अपने क्षेत्र से। सही है। उनका वहां प्रभाव है, वो 2-3 क्षेत्रों में 2-3 एमएलए अभी भी जिताने की क्षमता रखते हैं अपने दम पे। अजय कुमार लल्लू का तो कुछ है नहीं। तो अजय कुमार लल्लू जो है, उनको लेके ये घूम सकते हैं अधिक से अधिक, कुछ नहीं है इनके पास। आप देखिए, लोग ये कहते हैं कि आप राहुल और प्रियंका के दम पे कोई भी कैंडिडेट 10 एक्स्ट्रा वोट नहीं पा सकता। दूसरे संजय जी, मैं सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान पे आने से पहले ये जानना चाहता हूं कि पेगासस जिस तरीके से डिजाइन किया गया था मानसून सत्र शुरू होने के एक दिन पहले, और एक इनकी अपनी वित्त पोषित कहना चाहिए एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए उसको ब्रेक करा करके प्याले में तूफान लाने की कोशिश की गई, और जो हड़बड़ी उस समय वहां दिखाई दे रही थी, उस समय पार्लियामेंट के बाहर भी, पार्लियामेंट के भीतर भी, कभी साइकिल पर, कभी ट्रैक्टर पर, कभी जंतर मंतर पर, काफी उछल कूद ये कर रहे थे राहुल गांधी। पेगासस खत्म हो गया मानसून सत्र के खत्म होने के साथ ही, और वही हड़बड़ी बहन ने और भाई ने लखीमपुर खीरी में दिखाई है। ये अज्ञानता है, नासमझी है, राजनीति, मतलब ये भी 50 साल के तो हो गए राहुल गांधी, और नहीं, ज्यादा चार हो बार गए साहब। 4 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। इसके बाद भी अगर ये राजनीति का एबीसीडी नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रशांत किशोर को लखीमपुर खीरी जो है वो उसको अ, क्या कहते हैं, इसको टैग करके मैसेज देना पड़ रहा है, तो इससे बड़ा मजाक इनका और क्या हो सकता है। और जिसका मैंने जिक्र किया था, ममता बनर्जी ने तो आज बहुत बड़ा अटैक एक तरीके से कांग्रेस पर कर दिया है अपने लेख में, अपने मुखपत्र में जो लेख छापा है उसमें किया है। तो ये जो हड़बड़ी की राजनीति ये दोनों भाई बहन कर रहे हैं, जिसका अभी उल्लेख आपने किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री से, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से 50-50 लाख रुपए का ऐलान आप करवा रहे हैं, और वो भी केवल उन 4 लोगों के लिए जिनको ये कहा जा रहा है कि वो जीप के नीचे कुचल करके मारे गए हैं। अब वहाँ एक कमेटी गठित कर दी गई है, वो जांच कर रही है, पता करेगी, और जिसकी चर्चा नहीं की जा रही है कि जीप के नीचे इनके कुचले जाने से पहले उस जीप को अटैक किया गया था,
उसका शीशा जो है, उस पर पत्थर मारे जाने का निशान था। अब ज़ाहिर है जो ड्राइवर बैठा हुआ था, हो सकता है उसको दिखाई ही ना दे रहा हो आगे का, क्योंकि उसकी विंड स्क्रीन को तोड़ दिया गया था पथराव से। कोई भी कारण हो सकता है, हम उसका बचाव नहीं कर रहे। लेकिन जो दोषी है उसको सज़ा मिल जाएगी। पर ये क्या कर रहे हैं दोनों? ये जो हड़बड़ी दोषी दिखाते हैं। दोषी को तो मार दिया इन्होंने। जो दोषी था, जो थार जीप थी, उसका जो चालक था हरिओम मिश्रा, उसको तो इन्होंने मौके पे ही मार दिया। तो ये हड़बड़ी की जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये डुबो रही है कांग्रेस को। बिना सोचे समझे दौड़ पड़ते हैं कि एक मुद्दा मिल गया, चलो भागो, श्रेय लेते हैं। सबसे पहले हमने इसको गच लिया है, अब हमें ही इसका जो है श्रेय मिलना चाहिए, हमें ही वोट मिलनी चाहिए, अखिलेश यादव को या मायावती को नहीं मिलनी चाहिए। एक और चीज आपको ध्यान दिला दूं, इनकी जो मूर्खता है वो इतनी महान है कि आप ये देखिए कि यहाँ तो ये चले आए किसानों के नाम पर, और कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई ये इससे जो है ये पंजाब का इलेक्शन टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो नहीं कर रहे थे। अब तो उत्तर प्रदेश में यदि कोई इक्के दुक्के कोई ब्राह्मण इनको वोट दे भी रहे होंगे तो अब नहीं देंगे, जिस तरह का इन्होंने एक भेदभावपूर्ण व्यवहार किया है वहाँ पर। लेकिन वहीं पंजाब के बगल की स्टेट है जम्मू कश्मीर, जी जी। वहाँ पर एक सिख महिला मारी जाती है, कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, इनके मुंह से चूं नहीं निकलती। पूरे जम्मू कश्मीर में आंदोलन हो रहे हैं और सिखों के आंदोलन हो रहे हैं, साथ में बाकी सारे जो हिंदू हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर वहां पर आंदोलनरत हैं। वहां इनके मुंह से नहीं निकल रही चूं, क्योंकि वहां जिन्होंने कत्लेआम किया है वो इनके फूफा लगते हैं। तो अपने फूफा और अपने चाचा, अपने बिरादर के खिलाफ तो ये कैसे बोले? पाकिस्तान का कोई एजेंडा हो या चीन का कोई एजेंडा हो, उसके विरुद्ध यदि कांग्रेस बोले तो ये तो एक महान आश्चर्य होगा। और यह पार्टी पूरी तरह से एक अपने आप को ऐसा एक्सपोज कर चुकी है कि ये कुछ नहीं कर सकती। और वो एक वो छोटा सा आपने देखा होगा ना, वो प्रियंका गांधी का एक वीडियो चला था जिसमें वो चन्नी जो है, आज चन्नी का फोटो वायरल हो रहा है, पता नहीं सही है कि गलत है वो वीडियो जो वायरल चन्नी का हो रहा है, कि वो अपना बैप्टिज्म करा रहा है किसी से। अब तो वो वापस कस्में खाने लगे कि मैं सिख हूँ, झूठ है जो भी है। तो वो उससे पीछे कह रहा है कि ये बड़ा अच्छा संकेत है, अच्छा साइन है। बड़ा अच्छा अच्छा साइन है, साइन। साहब बड़ा अच्छा साइन है। हम्म। ये जिनको ये 50 लाख रुपए दे के आई है ना, ये भी इसको वोट नहीं देंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये जो है जिनको 50-50 लाख रुपए दे के आई है, आप पता कर लीजिएगा कि ये परिवार भी कांग्रेस को वोट नहीं देगा, क्योंकि और कांग्रेस संजय को जी, वोट देने से कोई मतलब नहीं है वहां। संजय जी मुझे तो लगता है कि मैं आपको इन। लखीमपुर खीरी की स्थिति वापस एक बार बता देता हूँ। लखीमपुर खीरी जी जी। की कुल जमा उस जिले में 2.3% सिख हैं। 40 लाख उसकी 2011 के सेंसस से उसकी आबादी है। तो 40 लाख के हिसाब से मुश्किल से कोई आप समझ लीजिए 85,000 90,000 के आसपास वहाँ पे इतनी तो कुल पॉपुलेशन है वहाँ पे। और ये जो आपके दो विधानसभा क्षेत्र लगते हैं, निघासन और पलिया, जी जी। इसमें 5-6% से 7% ये इनकी यहाँ पर पॉपुलेशन है। और कोई संभावना नहीं है कहीं भी कि किसी भी प्रकार से ये लोग कोई विशेष प्रभाव डाल पाए।
कांग्रेस की तो शून्य संभावना है। तो कांग्रेस यहाँ करने क्या गई थी? और जिनके सहारे पूरे उत्तर प्रदेश में जिनकी संख्या 15% है, तो अगर केवल आप ये कहें कि मैं प्रशांत किशोर ने कहा है और ये लोग कह रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहा कि लखीमपुर के सहारे कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। वरना तो ये माना जाएगा कि इस तरह का कैलकुलेशन जो है वो बड़ा ही एक सिनिकल जी, टाइप की जी। बात है। तो वो जो सिनिसिज्म है वो मैं नहीं कर रहा, ये सिनिसिज्म कांग्रेस ने किया है। तो इसको इन्होंने एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया। तो मैं ये बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, यदि इन्होंने सोचा कि ये इनके लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी है, तो ये इनकी महान मूर्खता है। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी यदि करने गए थे, तो ये समझ लीजिए कि वो जो थोड़े बहुत कोई 1-2% कोई रहे होंगे ब्राह्मण इनको वोट देने वाले, वो भी इनसे खिसक लिए। और ये जो मैं कह रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्वतः संज्ञान लेने के मामले में इतना पक्षपाती क्यों दिखाई दे रहा है? बंगाल में जब 2 मई के नतीजे आने के बाद रोआराट मचा हुआ था, चारों तरफ से वीडियो आ रहे थे, लोग घायल होकर के भाग रहे थे जान बचाने के लिए, लोगों के घरों में लूटपाट की जा रही थी, महिलाओं की अस्मत पर हाथ डाले जा रहे थे, जिन्होंने बीजेपी का झंडा थामा था, जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए थे, उनकी दुकानें लूटी जा रही थी, लोग अपनी जान बचा कर के असम की तरफ भाग रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट या कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया? लखीमपुर खीरी में एक घटना होती है, 2 वकील साहिबान सुप्रीम कोर्ट को 2 लेटर थमाते हैं और कहते हैं कि साहब इस पर आप अ, कोई कार्रवाई करिए, स्वतः संज्ञान लीजिए, और तुरंत उस पर स्वतः संज्ञान ले लेते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगानी शुरू कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो परसेप्शन बन रहा है लोगों का, वो मिथ्या तो नहीं है संजय जी? बिल्कुल मिथ्या नहीं है, बिल्कुल सही है परसेप्शन। जो भी परसेप्शन बन रहा है, मैं तो इसके ऊपर एक वीडियो किया पूरा कल, और उसमें मैंने सारे तथ्य दिए, डेट बाय डेट दिए मैंने कि पालघर में इतने इनको नोटिस इशू करने में कितना समय लगा और आज तक कुछ नहीं हुआ। 16 अप्रैल 2020 की घटना है, उसका नोटिस भी इन्होंने अक्टूबर में जाके जारी किया था। यानी नोटिस जारी करने में इनको 3 महीने लग गए, और यहाँ तो हियरिंग ही शुरू कर दी दूसरे दिन। इसी तरह से बंगाल में इनको नोटिस जारी करने में 1 महीने से ऊपर का समय लग गया था, क्योंकि जब सबसे पहले पिटीशन इनके सामने आई 2 मई को, चुनाव हुए तो 2 मई को हिंसा आरंभ हो गई थी। मेरे ख्याल 7 या 8 मई को सबसे पहले इनके यहाँ पिटीशन लगी। तो पहले तो बोर्ड पे नहीं लिया, फिर छुट्टी चली गई सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, आकाश हिल जाए, पाताल हिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी नहीं हिल सकती। छुट्टी चले गए, और जब छुट्टी से वापस आए तब जाकर इन्होंने जुलाई में नोटिस जारी किया। देखिए, 2 महीने तक नोटिस नहीं जारी होता। नहीं, सॉरी, 7 जून को नोटिस जारी किया, 7 जून को नोटिस जारी किया, जो वेकेशन बेंच थी उसने, और 1 जुलाई को पहली हियरिंग हुई। 2 महीने लग गए पहली हियरिंग में। और यहाँ न केवल हियरिंग शुरू होती है, एक जज साहब जो आगे चीफ जस्टिस बनेंगे जाके, वो ये पूछते हैं कि गिरफ्तारी क्यों नहीं है। इनको सीबीआई की प्रक्रिया का पता नहीं है क्या? सीबीआई का जो प्रोसेस है, भाई आप सीबीआई को दे दो ना चुनाव। सीबीआई कभी बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना प्राइमा फेसी केस के कभी अरेस्ट नहीं करती। आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से क्यों पूछ रहे हो कि आपने इसको अरेस्ट किया ही नहीं किया? अब आप ये भी तय करोगे कि किसी को अरेस्ट करना है कि नहीं करना है। ज़बरदस्ती मतलब आप प्रेशर डाल रहे हो कि एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करो जिसके पास सारे प्रूफ हैं कि वो वहाँ नहीं था। आज तो मैं हँसी आ रही थी, मैंने ट्वीट भी डाला कि टाइम्स नाउ पे ये दिखाया जा रहा था, ये देखिए, ये
2 लोग इसमें से भाग रहे हैं और ये आशीष पांडे है और ये लव कुश है। और इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो भी ये सरकार कह रही है कि आशीष मौके पर नहीं थे, ये गलत सिद्ध हो जाता है। मैंने माथा पीट लिया, मैंने कहा इनको आशीष पांडे और आशीष मिश्रा की शक्ल तो बहुत दूर की बात है, इतने दिन से सब लोग लगातार देख रहे हैं, तो अब तक तो आशीष मिश्रा की शक्ल भी पहचान गए होंगे। तो शक्ल तो बहुत दूर की बात है, नाम में भी अंतर इनको नहीं समझ में आ रहा। बिल्कुल। कल जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आशीष पांडे और लव कुश, वो आशीष मिश्रा नहीं है। इस मीडिया की समझ में उस मूर्ख एंकर के, टाइम्स नाउ की एंकर थी। मतलब आजकल तो खासतौर से अंग्रेजी चैनल्स पे तो यह हाल हो गया है कि सिर्फ अंग्रेजी चैनल, अंग्रेजी बोलना आना चाहिए अच्छी, और शक्ल अच्छी होनी चाहिए, दिमाग चाहे हो धेले भर का या नहीं हो। और दुर्भाग्य ये है कि बहुत सारी जनता हमारी ये सोचती है कि कोई अच्छी अंग्रेजी बोल ले तो इसका मतलब उसके पास दिमाग है। अरे भाई, मैं आपको बता दूं, ज्यादातर अंग्रेजी बोलने वालों के पास आपसे जो हिंदी बोलते हैं उनसे दिमाग कम है। मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल लेता हूं, इसलिए मैं बता रहा हूं कि दोनों तरफ के लोगों को जानता हूं। तो ये पता नहीं क्या लोग जो है कि हीन भावना लेके चलते हैं कि साहब कि चूंकि वो अंग्रेजी बोल रही है इसलिए अच्छा है। यानी कि टाइम्स नाउ जिसकी रेटिंग किसी भी साधारण अंग्रेजी चैनल से भी 1% होगी, उसकी एंकर कुछ फालतू बकवास कर रही है तो बकवास कर रही है, और इनके मुंह से वैसे एक शब्द नहीं निकलता। कश्मीर में हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक, ये भी मैंने लिखा कि भाई सुप्रीम वहां भी हो गई है कश्मीर में, उसको भी सुको मोटो लो। उसको क्यों नहीं सुको मोटो ले रहे हो? नहीं, वो नहीं लेंगे। क्यों? आतंकवादी नाराज हो जाएंगे तो, और सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा तो। देश का दुर्भाग्य है कि एक शीर्षतम संस्था इस प्रकार से व्यवहार कर रही है। मैं तो बहुत दिनों से कहता आ रहा हूँ, पिछले बार मैंने जयपुर डायलॉग्स का जो एनुअल समिट किया था उसका टॉपिक ही यही रखा था, रिपब्लिक 2.0, और उसमें एक पूरा का पूरा सेशन था इसके ऊपर, जुडिशरी के ऊपर। और उसमें मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि रिपब्लिक 2.0 इसलिए आवश्यक है क्योंकि रिपब्लिक 2.0 लाए बिना इस जुडिशियल ऑटोक्रेसी का उपचार संभव नहीं है। और संजय जी, ये कैसा सेक्युलरिज्म है? आज जिस बात का जिक्र आपने किया है, श्रीनगर की सड़कों पर बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। श्रीनगर की सड़कों पर, मतलब इस तरह का डेमोन्स्ट्रेशन देखने को आमतौर पर नहीं मिलता है वहां पर। और जम्मू में भी, दूसरी जगहों पर भी जबरदस्त प्रदर्शन है। उमर अब्दुल्ला तक ने, जो बिंद्रू साहब की हत्या की गई है, केमिस्ट की, जो 92 ईयर्स ओल्ड थे, उनकी हत्या की निंदा की है और ये कहा है कि ये बहुत ही, कहना चाहिए कि हिलाने वाली घटना है। जो 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडित हिंदू वहां से जा रहे थे परिवारों को लेकर के, तब भी नहीं गए थे, उनको जाने नहीं दिया गया था आसपास के लोगों के द्वारा। उनकी अगर इस तरीके से हत्या की जाती है और स्कूल में घुस करके, आइडेंटिटी कार्ड चेक करके, लाइन में लगा करके, अगर आप सिख प्रिंसिपल लेडी को और एक हिंदू टीचर को मारते हैं, उसकी किलिंग करते हैं, तो इस पर अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता इस घटना की निंदा कर देगा, तो कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई एहसान करेगा, पर नहीं करके और वहां नहीं जा करके ये क्या शो कर रहे हैं? पाकिस्तान की नाराजगी से इनको डर लगने लगा है। आतंकवादियों की, जो आतंकवादी ही हैं, जिनके बारे में ये कहा जाता है जी उनका कोई मजहब नहीं होता है, तो भी आप वहां क्यों नहीं जा रहे हैं? आप उसकी निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या सिखों के, हिंदुओं के कोई मौलिक अधिकार नहीं होते हैं? और लिंचिंग की परिभाषा क्या है? आप तो वकील भी हैं संजय जी, मैं ये जानना चाहता हूं, एक गाड़ी से कुचले जाने से मरने वाली घटना ज्यादा संजीदा है, ज्यादा गंभीर है,
कानून की दृष्टि में उसमें ज़्यादा सज़ा होती है, या पीट-पीट करके अगर 4 लोगों को आप मार रहे हैं, तो वो ज़्यादा संगीन अपराध है, जिसका ज़िक्र ना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ना ये वहाँ पर पर्यटन करने वाले कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन आया था जिसको मैंने नोट किया था। वो एक ऑब्जर्वेशन ये आया था कि 8 पर्सन्स हैव बीन मर्डर्ड एंड वी वांट एक्शंस अगेंस्ट ऑल अक्यूज्ड। ओके, तो ये एक ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपोर्ट हुआ था आज। तो यदि ये ऑब्जर्वेशन है, तब तो हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने एक तरफा किया है। लेकिन हाँ, कांग्रेस पार्टी और बाकी जो पार्टियां हैं, उनका जो रवैया है वो निश्चित रूप से मुझे कहना होगा कि अत्यंत शोचनीय है। क्योंकि ये तो छोटी-छोटी घटनाओं को, झूठी घटनाओं को म मढ़ देते हैं हिंदुओं के सर के ऊपर। जो आपस के झगड़े में भी यदि कहीं कुछ हो जाए, किसी चोर को अगर लोग पीट दें और उससे कोई, जबकि आप जानते हैं कि पूरे देश में कहीं भी चोर पकड़ा जाएगा तो उसका ये इलाज तो होगा ही होगा। कोई मुझे आप देश का कोना बता दें, केरल से लेके असम तक और तमिलनाडु से लेके कश्मीर तक की, जहाँ कोई चोर चोरी पकड़ता हुआ पकड़ा जाए और उसकी धुनाई ना हो, उसको तो इन्होंने पूरी तरह से इंटॉलरेंस का इश्यू बना लिया। और यहाँ पर लिंचिंग हो जाती है बाहर से आए हुए आक्रमणकारी तत्वों द्वारा, और आप वहाँ जाते हैं और जिनकी लिंचिंग हुई है उनके पास नहीं जाते हैं। इनका मानसिक दिवालियापन है और जनता इनको इसका परिणाम देगी। आप ये देखिए, कांग्रेस की स्थिति तो ये है, जितिन प्रसाद क्यों आए? जितिन प्रसाद जो हैं, यहाँ से लखीमपुर जिले से ही तो सांसद थे, यदि आपको ध्यान हो तो। बिल्कुल, लखीमपुर जिले में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लगती हैं, लखीमपुर और धौरहरा। लखीमपुर की जो 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, वहाँ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे उत्तर प्रदेश में 1 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। तो लखीमपुर की 5 कॉन्स्टिट्यूंसी लखीमपुर जिले की हैं, और धौरहरा की 4 कॉन्स्टिट्यूंसी लखीमपुर जिले की हैं, 1 कॉन्स्टिट्यूंसी सीतापुर जिले की। हरगांव, वो भी गन्ने वाला इलाका है। तो आप ये देखिए कि जितिन प्रसाद जो थे 2004 में बहुत अच्छे मतों से जीते थे, 2004 में जीते थे, 2009 में जीते थे, और वहाँ के बड़े लोकप्रिय सांसद थे। और 2014 में वो तीसरे नंबर पर है, और 2019 में भी वो तीसरे नंबर पर है, जमानत जब्त हुई। तो जितिन प्रसाद जैसे व्यक्ति की क्या स्थिति थी लखीमपुर जिले में, जिसके कारण जितिन प्रसाद जो हैं वो भाजपा में आए। आप क्या सोचिए, एक एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं, और मेरा मत ये है कि आज जितिन प्रसाद यदि कांग्रेस में भी होते तो कम से कम इनको ये कहते कि भाई ये मत करो। ये मेरा जिला है, मैं समझता हूँ यहाँ की जो भावनाएं हैं, यहाँ की जो राजनीति है, मैं समझता हूँ आप यहाँ इस तरह से आके बिगाड़ मत करो कृपया, नहीं तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। पहले ही बुरी स्थिति है। जितिन बिल्कुल। प्रसाद जैसे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं, जितिन प्रसाद जैसे जो है वो अपना सुरक्षित, एक तिलहर जैसा शाहजहानपुर का सुरक्षित क्षेत्र समाजवादी पार्टी के साथ मिल के लड़ रहे हैं। 50,000 से ज़्यादा यादव हैं, 50,000 से ज़्यादा ब्राह्मण हैं, उसके बाद भी हार जाते हैं वो। तो वो निश्चित रूप से इनको कहते, लेकिन कोई भी समझदार आदमी तो अब रहेगा नहीं कांग्रेस के साथ। अब इसके बाद और भी दो चार बच्चे होंगे, अब देखिएगा, लगातार भाग रहे हैं। तो इमरान मसूद ही भाग गए थे, इनके पास कौन बचा? इसलिए मेरी भविष्यवाणी ये है कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस के लिए पिछली बार की 7 सीटें रिपीट करना भी
अत्यंत दुष्कर है। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, इतना समय दिया, और आपको चूंकि अगले प्रोग्राम में शामिल होना है तो मैं आपको यहीं धन्यवाद करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय निकाला ओशियन नेटवर्क के लिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार। धन्यवाद ओंकार जी, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।